हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू एक्लेटाइगस। सो गाइज, ये है इन्वायरमेंट का चैप्टर 4। अभी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, सक्सेशन क्या होते हैं, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था वहाँ पे। तो हम अब इसके आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बायोडाइवर्सिटी का है। ठीक है, तो हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। ठीक है, और इसके क्या क्या लेवल्स हैं बायोडाइवर्सिटी के। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो देखो बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज द वेरिएबिलिटी अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल द सोर्सेज इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल, मरीन एंड अदर एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड द इकोलॉजी कॉम्प्लेक्सेस ऑफ विच दे आर पार्ट। दिस इंक्लूड डाइवर्सिटी विद इन द स्पीसीज एंड इकोसिस्टम। ये डेफिनेशन बायोडाइवर्सिटी की यूनाइटेड नेशन अर्थ समिट में 1992 में दी गई थी। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है। बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है वेरिएबिलिटी किसके बीच में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, चाहे वो मरीन हो, चाहे वो जो भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हो, या फिर जितने भी पौधे हैं, प्लांट हैं, उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं। तो ये जो वेरिएबिलिटी है ना, इसी को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, आप समझ रहे हो। बायोडाइवर्सिटी मीन्स वेरिएबिलिटी अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हर तरीके के, टेरेस्ट्रियल, मरीन और एक्वेटिक में। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप याद कर सकते हो। यूनाइटेड नेशन अर्थ समिट 1992 में ये डेफिनेशन बायोडाइवर्सिटी की दी गई थी। अब देखो कई सारे लेवल्स होते हैं बायोडाइवर्सिटी में। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो बेसिकली 3 लेवल्स में उसको डिवाइड किया गया है। पहला जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा स्पीसीज डाइवर्सिटी और तीसरा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी जब भी आए तो आप समझ लो कि यहाँ पे वेरिएबिलिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी क्या है, कैसी है, स्पीसीज वेरिएबिलिटी और इकोसिस्टम वेरिएबिलिटी। ये 3 लेवल्स हैं बायोडाइवर्सिटी के। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी इज कंसर्न्ड विद द वेरिएशन इन जीन्स विद इन अ पर्टिकुलर स्पीसीज। समझ रहे हो, अगर एक फिश की कोई स्पीसीज है, उस एक पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर कितनी तरीके की जो है आपको वेरिएबिलिटी मिल रही है, उसी को कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, अब फिश है, सपोज करो आप फिश है, तो अब फिशेस में भी तो कई सारी, एक स्पीसीज है फिश की। ठीक है, रोहू ही समझ लो आप, क्योंकि ये काफ़ी कॉमन है। तो इसमें भी कई सारी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेंगी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी एक स्पीसीज के अंदर जो है कितने प्रकार के जीन्स में वेरिएशन पाए जा रहे हैं, उसी को कहेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी अलाउ स्पीसीज टू अडॉप्ट टू चेंजिंग इन्वायरमेंट। देखो हर जो है ना ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से जो है अलग अलग एडेप्टेशन अपने शरीर में करके जो है वहाँ पे सर्वाइव करता है। समझ में आ रहा है। जैसे कि बहुत कोल्ड रीजन में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनको आप देखोगे काफ़ी हैवी फर होते हैं। ठीक है, वो काफ़ी बल्की बॉडी होती है उनकी। ठीक है, तो वो कैसे, ये किस लिए है, ताकि वो उस पर्टिकुलर क्लाइमेट में जो है एडजस्ट कर सकें। ठीक है, तो यही बता रहा है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी का कहाँ रोल आता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी जो स्पीसीज में देखी जाती है ना, बेसिकली वो इसीलिए है। देखो अलग अलग जगह पर अलग अलग स्पीसीज जो है अलग अलग क्लाइमेट में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है ना कि उनके जीन वेरिएशन अलग अलग हैं, तभी तो वो क्लाइमेट कंडीशन को अडॉप्ट कर पा रहे हैं। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी इसी का मतलब यही चीज़ होती है। द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द पॉपुलेशन। देखो एक एक स्पीसीज जब सर्वाइव करेगा तभी तो धीरे धीरे पूरी पॉपुलेशन सर्वाइव करेगी। ऐसा तो है नहीं कि पूरी पॉपुलेशन सर्वाइव करने लगती है एकदम से ही स्टार्ट से। ठीक है, पहले अगर कोई नई अगर क्लाइमेटिक कंडीशन पे कोई जा रहा है तो वहाँ पे उसकी पहले म्यूटेशन के थ्रू ही अगर आप देखोगे कि कुछ उसकी जीन्स में चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो पहले एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल वहाँ पे जो है सर्वाइव करेगा, फिर वो रिप्रोड्यूस करेगा, जिसके थ्रू जो है धीरे धीरे पॉपुलेशन वहाँ की बढ़ेगी। तो इस लाइन का यही मतलब है कि सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, अब देखो जेनेटिक डाइवर्सिटी किस किस रूप में जो है हमें क्या क्या फ़ायदा देखो जितने भी ये बटरफ्लाइज देख रहे हो, अलग अलग टाइप के आप रोजेस देख रहे हो कई कलर के। ठीक है, जो कोरल्स आप देख रहे हो, कोरल्स कितने ही खूबसूरत होते हैं। तो इनमें जो इतने सारे वेरिएशन क्यों पाए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो ये था जेनेटिक डाइवर्सिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है। ठीक है, तो इट रेफर टू वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन दी अर्थ। ठीक है, वेराइटी, देखो इसके पहले हम जेनेटिक डाइवर्सिटी में एक स्पीसीज के अंदर, एक पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर कितना वेरिएशन हो रहा है वो देख रहे थे। अब हम यहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी में देख रहे हैं कि पृथ्वी पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं
वो कितने प्रकार के हैं, उनके में कितना वेरिएशन है। तो भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म तो जो धरती पे रहते हैं वो बहुत सारे हैं, तो वही उसी चीज़ को कहते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है, देखो हर स्पीसीज एक दूसरे से अलग होती है, ना ही सिर्फ अपने जेनेटिक मेकअप में, बल्कि वो कैसे रिप्रोड्यूस कर रही है नेचर के अंदर। ठीक है, कुछ ओवीपेरस होते हैं, कुछ कुछ क्या कहते हैं आपके अंडे देने वाले होते हैं जो एग देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ होते हैं जो डायरेक्ट जो है बच्चों को, जो मैमल्स होती हैं वो डायरेक्ट जो है बच्चों को जन्म देती हैं। तो अलग अलग तरीका होता है। कुछ जो है आपके, अगर आप देखोगे एल्गी फंजाई में, तो उसमें क्या होता है कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो देखो स्पीसीज ना कि सिर्फ जेनेटिक मेकअप में अपने अलग अलग हैं, बल्कि कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं वो भी जो उनका नेचर है वो एकदम अलग है। ठीक है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हाउएवर हैव कॉमन मच। अगर हम क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जैसे कि आप चैंपैंजीज और ह्यूमन को देखो, तो इन दोनों का जेनेटिक मेकअप 98.4% तक सिमिलर है। ठीक है, तो जो क्लोज रिलेटेड स्पीसीज होते हैं ना, तो उनका जेनेटिक मेकअप जो होता है वो कुछ कॉमन हो सकता है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जेनेटिक मेकअप कॉमन हो तो उनका इंटरब्रीड नेचर भी मतलब कॉमन ही रहेगा, वो अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी बेसिकली रेशियो है किस चीज़ का, वन स्पीसीज पॉपुलेशन ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग अक्रॉस ऑल स्पीसीज इन द गिवन बायोम। ठीक है, अब देखो मैं समझाती हूँ इस पॉइंट को कि क्या कहना चाह रहा है। सपोज करो एक बायोम है, ठीक है, सपोज करो एक डेजर्ट ही है, डेजर्ट है कोई। ठीक है, तो अब डेजर्ट में कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज है। ठीक है, तो उसकी पॉपुलेशन बाई जितनी वो स्पीसीज पूरे ओवरऑल उस बायोम में, पूरे होल डेजर्ट में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी डेजर्ट हैं वो स्पीसीज जितने भी है, बाई उतने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कर देंगे तो हमारा स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है निकल आएगी। तो यही है उसका फॉर्मूला, इट इज़ अ रेशियो ऑफ वन स्पीसीज पॉपुलेशन ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म अक्रॉस ऑल स्पीसीज इन अ गिवन बायोम। ठीक है, अगर आपका रेशियो वन स्पीसीज बाई टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आप करते हो एक प्रॉपर बायोम में गिवन है, अगर वो ज़ीरो आता है, इसका मतलब ये है कि उस प्रॉपर स्पीसीज़ की बहुत इनफाइनाइट डाइवर्सिटी है, उस स्पीसीज़ की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है, अगर वो नंबर 1 आता है, अगर आंसर आपका 1 आता है, अगर इस फॉर्मूले में रखने के बाद, ठीक है, किसी भी स्पीसीज़ के डेटा को अगर 1 आता है आंसर, इसका मतलब ये है कि धरती पर सिर्फ एक ही तरीके की वो स्पीसीज़ जो है प्रेजेंट है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ डाइवर्सिटी नहीं है। ठीक है, 0 आएगा यानी इनफाइनाइट डाइवर्सिटी है, 1 आएगा यानी सिंगल स्पीसीज़ है, वो कोई ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है वो है हमारा इकोसिस्टम या फिर कम्युनिटी डाइवर्सिटी। ठीक है, अब कम्युनिटी डाइवर्सिटी से ही आप समझ सकते हो यहाँ पे हैबिटेट की बात की जा रही है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट। अगर हम वर्ल्ड में देखें तो कोरल्स, ग्रासलैंड, वेटलैंड, डेजर्ट, मैनग्रोव और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये अलग अलग टाइप के हैबिटेट्स हैं। तो यही हैं कम्युनिटी डाइवर्सिटी के आपके एग्जाम्पल, समझ रहे हो आप। चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन इज accompanied by change in vegetation as well as each species adapt itself to a particular environment। देखो जैसे जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस बदलती हैं ना, तो वहाँ का जो प्रॉपर वहाँ का जो वेजिटेशन है ना वो भी बदलता है। ठीक है, और हर स्पीसीज़ को उस वेजिटेशन, उस क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार जो है अपने आप को अडेप्ट करना होता है। तो अगर हम कम्युनिटी डाइवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आप डिफरेंट काइंड ऑफ हैबिटेट में कैसे एक स्पीसीज़ जो है अडॉप्ट कर रहा है अपने आप को, तो बेसिकली इकोसिस्टम और जेनेटिक डाइवर्सिटी में उसी को रिफ्लेक्ट किया गया है। ठीक है, उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट किया गया है। अब देखो मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अब हम कैसे बायोडाइवर्सिटी को मेज़र करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी कितनी है, कम है, ज़्यादा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो ये हम दो कंपोनेंट के थ्रू मेज़र कर सकते हैं। पहला है स्पीसीज़ रिचनेस, दूसरा है स्पीसीज़ इवननेस। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, देखो स्पीसीज़ रिचनेस का मतलब है कि मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज़ फाउंड इन अ कम्युनिटी। एक कम्युनिटी के अंदर कितनी स्पीसीज़ पाई जा रही हैं, कितनी नंबर ऑफ स्पीसीज़, अलग अलग तरीके की कितनी स्पीसीज़ पाई जा रही हैं। ठीक है, उसी को कहते हैं स्पीसीज़ रिचनेस। तो इसमें पहली है अल्फ़ा डाइवर्सिटी। अल्फ़ा डाइवर्सिटी का मतलब है इट रेफर टू अ डाइवर्सिटी विद इन अ पर्टिकुलर एरिया और इकोसिस्टम एंड इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय नंबर ऑफ स्पीसीज़ इन द इकोसिस्टम। अल्फ़ा डाइवर्सिटी में हम देखेंगे
कि टोटल नंबर ऑफ कितनी ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग टाइप की प्रकार की स्पीसीज जो है एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। ये चीज़ ध्यान रखो, ये अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा और गामा ये पूछता है। तो अल्फा में हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ अलग अलग तरीके के स्पीसीज जो है एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर जो है प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है बीटा डाइवर्सिटी। तो बीटा डाइवर्सिटी में हम क्या देख रहे हैं कि इट इज़ अ कंपैरिजन ऑफ डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम्स। समझे, जैसे कि आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ठीक है, और आपका मरीन इकोसिस्टम है। ठीक है, तो अगर हम आपको यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे आप एग्जांपल ले लो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, स्पीसीज रिचनेस, या फिर एक एक्वेटिक इकोसिस्टम में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में आप एक लेक ले लो। ठीक है, तो एक ट्रॉपिकल जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट की स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा होगी, या फिर एक लेक की स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की ज़्यादा होगी स्पीसीज रिचनेस। ठीक है, तो यही होता है बीटा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी जो है दो इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी को कंपेयर करता है। ठीक है, गामा डाइवर्सिटी क्या होती है, देखो, इट मेजर ओवरऑल डाइवर्सिटी फ्रॉम डिफरेंट इकोसिस्टम विद इन अ रीजन। ये ओवरऑल डाइवर्सिटी मेजर करता है ऑल ओवर द होल जो एक ग्लोबल फॉर्म में। ठीक है, डिफरेंट इकोसिस्टम के बीच में कितनी ओवरऑल डाइवर्सिटी है। एक रीजन है, सपोज करो एक रीजन है, उसमें दो इकोसिस्टम है, उन दो इकोसिस्टम की ओवरऑल, इसमें कंपैरिजन नहीं हो रहा है किसी दो इकोसिस्टम में। ठीक है, कंपैरिजन नहीं हो रहा है, ऊपर कंपैरिजन हो रहा था, ये उन दोनों इकोसिस्टम की स्पीसीज रिचनेस को ऐड करके बताएगा गामा, कि ओवरऑल जो है अलग अलग इकोसिस्टम में कितने प्रकार की स्पीसीज रिचनेस है, उसी को कहते हैं गामा डाइवर्सिटी। अब देखो नेक्स्ट है स्पीसीज इवननेस। ठीक है, तो स्पीसीज इवननेस क्या है कि इट मेजर द प्रपोर्शन ऑफ स्पीसीज एट अ गिवन साइट। ठीक है, एक प्रॉपर साइट पर उस पर्टिकुलर स्पीसीज का क्या प्रपोर्शन है। ठीक है, अगर लो इवननेस है तो उसका मतलब ये है कि कुछ स्पीसीज उस पर्टिकुलर साइट पर डोमिनेट कर रही हैं और बाकी स्पीसीज डोमिनेट नहीं कर रही हैं। सपोज करो कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, वहाँ पे 5 से 6 जो है अलग अलग फिश की वैरायटी रह रही हैं, लेकिन उन 5 से 6 वैरायटीज़ के बीच में सिर्फ कोई एक या दो मछलियों की वैरायटी ऐसी हैं जो डोमिनेट कर रही हैं, बाकी सारी उतनी डोमिनेट नहीं कर रही हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे लो इवननेस है। ठीक है, अगर हाई इवननेस होगी, अगर हाई इवननेस होगी इन्वायरमेंट में, यानी वहाँ पर जितने भी स्पीसीज के लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इवननेस का मतलब क्या होता है, इक्वली रहें। ठीक है, इवन रहें, कोई भी ऐसा ऑड वन आउट ना निकल जाए कि कम ज़्यादा या फिर कुछ अलग से ना हो जाए उसमें, मतलब समझ रहे हो, ऑड वन आउट ना हो। तो यही यहाँ पे बताना चाह रहा है कि इट मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ स्पीसीज एट अ गिवन साइट। ठीक है, एग्जाम्पल लो इवननेस इंडिकेट दैट फ्यू स्पीसीज डोमिनेट द साइट, और अगर हाई इवननेस होगी यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक या दो स्पीसीज सिर्फ डोमिनेट कर रही हैं साइट को, ऑल ओवर जितनी भी स्पीसीज वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंट है वो सब एक इवन फॉर्म में है। ठीक है, अब क्या है ना, कुछ सर्विसेज हमें मिलती हैं जो बायोडाइवर्सिटी हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, बहुत सारी नेचुरल सर्विसेज हैं। ठीक है, तो हम सारी सर्विसेज देखेंगे। अब देखो सबसे पहले क्या है, इकोसिस्टम सर्विस। ठीक है, तो इकोसिस्टम सर्विसेज में क्या क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, सॉइल का फॉर्मेशन और प्रोटेक्शन, न्यूट्रिएंट का स्टोरेज और रिसाइकलिंग, पॉल्यूशन ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्प्शंस, contribution to climatic stability, maintenance of ecosystem, recovery from unpredictable event। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं ये इकोसिस्टम की सर्विसेज हैं। इकोसिस्टम हमें वाटर प्रोटेक्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेज देता है, सॉइल का फॉर्मेशन करता है, न्यूट्रिएंट स्टोर करता है, जितने भी पॉल्यूशन होते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है, एब्जॉर्व करता है। ठीक है, क्लाइमेटिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें इकोसिस्टम सर्विसेज के अंदर प्रोवाइड होती हैं। तो दूसरा हमारा क्या है, बायोलॉजिकल सर्विसेज क्या हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलती है। तो सबसे पहला है फूड, दूसरा है मेडिसिनल रिसोर्सेज एंड फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, फिर उसके बाद वुड प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट, ब्रीडिंग स्टॉक्स, डाइवर्सिटी इन जीन स्पीसीज एंड इकोसिस्टम। तो ये सारी जो है बायोलॉजिकल सर्विसेज हैं। ठीक है, कुछ सोशल सर्विसेज भी हमें बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि रिसर्च, एजुकेशन, मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें, रिक्रिएशन एंड टूरिज्म और कल्चरल वैल्यूज़। समझ रहे हो आप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें बायोडाइवर्सिटी से
मिलती हैं। सो अभी तक के लेक्चर में आज के लिए बस इतना ही गाइज। आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा, और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो। मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने, तो आप वहाँ से जाकर मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी मुझे फॉलो करो। अगर कोई भी आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड दिस चैनल। थैंक यू सो मच।